A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग रिवाइज कर रहे हैं साइंस को थ्रू MCQs। तो ये इसका सेट नंबर 48 है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, यू कैन फॉलो मी, यू कैन मैसेज मी। और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिविजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज भी देखना, जैसे कि हिस्ट्री NCERT सीरीज एंड साइंस NCERT सीरीज, तो वो उन सब के लिंक भी आपको यहीं मिल जाएंगे। इस सेट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। तो इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है लाइसोसोमल मेम्ब्रेन के बारे में। लाइसोसोम्स जो होते हैं एक तरीके की ऑर्गेनेलीज होती हैं जो सेल के अंदर मिलती हैं। तो लाइसोसोमल जो मेम्ब्रेन है इज रिच विद विच ऑफ द फॉलोइंग, उसके अंदर क्या बहुतायत में हमको मिलता है? स्टेरॉल्स मिलते हैं, कार्डियोलिपिन मिलता है, साइलिक एसिड मिलता है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि लाइसोसोम्स जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। तो अगर हम ये सेल देखते हैं तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है और उसके पास में मतलब बहुत सारे छोटे 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 साइटोप्लाज्म में जो होती हैं सेल ऑर्गेनेलीज होती है। तो लाइसोसोम्स जो होते हैं उसकी मेम्ब्रेन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सवाल आपको कहाँ से मिल रहा है? ये सवाल जो है हमें 11th और 12th क्लास की NCERT से लिया गया है, थोड़ी हायर क्लास की NCERT से लिया गया सवाल है। तो ये सिर्फ वही लोग बता पाएंगे जिसने इस बारे में पढ़ा है। तो इस तरीके के सवाल अगर आपके क्वेश्चन में आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आपका सिलेक्शन इस बात पे निर्भर करता है कि आप इजी और मीडियम डिफिकल्टी के जो क्वेश्चंस होते हैं, मीडियम लेवल डिफिकल्टी के, उनको सही से करते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है प्री निकलता है। आपको डिफिकल्ट जो लेवल होता है, बहुत ज़्यादा मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, उनको अगर आप करते हैं या नहीं करते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे एग्जाम्स का जो प्री होता है उसके अंदर कट ऑफ क्लियर करना होता है आपको बेसिकली, राइट। तो इसका जो जवाब है दैट इज साइलिक एसिड। तो साइलिक एसिड क्या है? साइलिक एसिड जो है एक शुगर प्रोडक्ट है। सो जब लाइसोसोम ब्रेक डाउन करते हैं सर्टेन शुगर कंटेनिंग प्रोटीन्स जो और फैट्स जो होते हैं, व्हेन लाइसोसोम ब्रेक डाउन सर्टेन शुगर कंटेनिंग प्रोटीन्स और उनको ब्रेक डाउन करते हैं, तो साइलिक एसिड जो है वो एक तरीके का शुगर प्रोडक्ट है जो बनाता है। तो अगर हम लाइसोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये लाइसोसोम है, इसकी एक मेम्ब्रेन है, इसकी लिपिड लेयर है और मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं। ओके, अगला सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कहता है क्रोमोसोम्स जो होते हैं आर मोस्टली विजिबल एंड सिट अनकॉइल्ड विद लूज श्रेड्स कॉल्ड क्रोमेटिन। ये बोल रहा है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमको विजिबल होते हैं। डॉग्स जो होते हैं उसके अंदर 78 क्रोमोसोम्स होते हैं और पीज जो मटर होता है उसके अंदर 12 क्रोमोसोम्स होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिलेटेड टू द IQ ऑफ द इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल होता है, कोई भी ह्यूमन होता है, उसका जो इंटेलिजेंट क्वोशंट होता है वो रिलेटेड है उसके क्रोमोसोम्स के साथ। तो ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो अब इस सवाल के आप ऑप्शंस को देखिए, पहले आप स्टेटमेंट्स को पढ़िए। क्रोमोसोम्स आर मोस्टली विजिबल एंड सिट अनकॉइल्ड विद द लूज श्रेड्स कॉल्ड क्रोमेटिन। जब आप माइक्रोस्कोप में सेल को देखते हैं उसका सेल डिवीजन होते हुए तो क्रोमोसोम्स हमें नजर आते हैं, तो हम उसका डायग्राम ड्रॉ कर पाते हैं। डॉग्स जो होते हैं उसके 78 क्रोमोसोम्स है, पीज है उसके सिर्फ 12 क्रोमोसोम है, हमें नहीं पता। लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिलेटेड टू द IQ ऑफ द इंडिविजुअल, वो उसके इंटेलिजेंट क्वेश्चन से रिलेटेड होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? उनके पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो सभी के पास 23 पेयर्स ही हैं क्रोमोसोम्स के। कुछ एक्सेप्शनल लोगों को छोड़ दिया जाए जिनको जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं, तो उनके पास एक एक्स्ट्रा या एक कम हो सकता है क्रोमोसोम, उसमें भी पेयर पूरा कम नहीं होता। एक पेयर में एक एक्स्ट्रा हो सकता है या एक कम हो सकता है, एक हो सकता है या 3 हो सकते हैं, राइट। जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वो। तो इंटेलिजेंट क्वोशंट है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं है। ये स्टेटमेंट तो गलत है, ये आपको समझ में आ गया। अगर आपका 3 नंबर का स्टेटमेंट गलत है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया, दैट इज डी। तो आप इस तरीके से भी इस सवाल को कर सकते हैं। तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन है उसका लेना देना नंबर ऑफ क्रोमोसोम से नहीं होता है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन का फिर से लेना देना जो होगा, अगर वो लेना देना है तो DNA से लेना देना होगा, जीन से लेना तो होगा। तो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं और जीन्स किसके बने होते हैं? DNA के, राइट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एक्सप्लेनेशन यू कैन टोटली रीड जो होते हैं क्रोमोसोम्स आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू IQ ऑफ द इंडिविजुअल।
ये आप पूरा जो एक्सप्लेनेशन है यू कैन रीड ऑन योर ओन। बट इसमें जो एक बहुत ही बेसिक जो स्टेटमेंट था, वो जो बहुत बेसिक स्टेटमेंट एक इसमें है वो है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम से इंटेलिजेंट क्वेश्चन का लेना देना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी ह्यूमंस बीइंग में बराबर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो इस तरीके के सवाल जो होते हैं वो आपको उलझाने के लिए दिए जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा टेढ़ा सवाल दिखता है तो आप उसको पढ़ेंगे तो जनरली वो एक ईजी सवाल होता है, तो कोशिश करा करें उसको जरूर पढ़ लें। अगला सवाल जो है इस सेट का आपको नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, उसमें आपसे पूछा गया है आइस क्यूब जो है कंटेनिंग लार्ज बबल ऑफ एयर, एक ऐसा आइस क्यूब है जिसके अंदर एयर का बबल है, फ्लोटिंग इन द वाटर कंटेनिंग इन अ बीकर, व्हाट विल हैपन व्हेन द आइस विल मेल्ट कंप्लीटली। जब वो आइस क्यूब पूरा मेल्ट हो जाएगा, एक आइस क्यूब ऐसा जमा हुआ है उसके अंदर बबल है हवा का, तो जब वो पूरा मेल्ट हो जाएगा तो वो उसका क्या होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन द आइस विल मेल्ट कंप्लीटली। राइज, वो उस बबल का क्या होगा, राइज होगा, रिमेन अनचेंज्ड, गो डाउन, फर्स्ट राइज देन फॉल्स डाउन। बताइए, एक ऐसा बीकर है जिसके अंदर एक आइस क्यूब्स पड़े हुए हैं, एक आइस क्यूब है पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, उस आइस क्यूब के बीच में जो है एयर का बबल है ट्रैप्ड और उसी के साथ वो जम गया है। तो जब वो आइस मेल्ट करेगी कंप्लीटली तो वो उस एयर बबल का क्या होगा, वो ये पूछना चाहते हैं कि वो नीचे जाएगा एयर बबल, वो ऊपर उड़ जाएगा, रिमेन अनचेंज्ड, या फर्स्ट राइज एंड देन फॉल डाउन। बताएं। तो लिटिल बिट अब इसमें फिजिक्स लगेगी, बायोन्सी की बात होगी और डेंसिटी ऑफ वाटर की बात होगी, ठीक है। तो इसका जवाब है रिमेन अनचेंज। ऐसा कैसे होगा, अगर आइस क्यूब जो है लार्जर एयर बबल उसके अंदर है तो दैट विल मेक द आइस क्यूब लाइटर, सो इट विल फ्लोट हायर एंड डिस्प्लेसेस लेस वाटर। देखिए, पहले ही वो हल्का है, आइस क्यूब फ्लोट करते हैं, अगर उसके अंदर एयर भी है तो वो उसको पानी से और हल्का बनाएगी तो वो ऊपर ऊपर फ्लोट करता रहेगा, तो जो आइस मेल्ट होती रहेगी उसी की सरफेस पर होती रहेगी और वो जो है उसका लेवल अनचेंज रहेगा। अगर राइज करने की बात होती है, अगर वो डीप होता तो वो राइज करके ऊपर आता, राइट। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए डिटेल में। ओके, अगला सवाल जो है वो आपसे पूछा जा रहा है, आपकी स्क्रीन पर है, अ रॉकेट लीव्स द अर्थ, लैंड्स इन द मून एंड अगेन रिटर्न बैक टू अर्थ, व्हेन विल इट रिक्वायर मैक्सिमम एनर्जी। अगर हम अर्थ की सरफेस है वहां से एक रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं और ऊपर चांद है, उस पे जाके वो रॉकेट जा रहा है, फिर वो वहां से वापस आ रहा है, वही रॉकेट, ओके। तो आप ये बताइए कि उसको सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत कब पड़ेगी, टू राइज फ्रॉम मून, मून से उठने के लिए पड़ेगी, टू राइज फ्रॉम अर्थ, टू लैंड बैक टू अर्थ एंड टू लैंड बैक ऑन द मून। बताएं। सिंपल सा कंसेप्ट है, एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट इसमें लगा हुआ है। तो उसको अर्थ से उठते वक्त ज्यादा एनर्जी चाहिए, या मून से वापस आते वक्त ज्यादा एनर्जी चाहिए, या मून पर लैंड होने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, या अर्थ पर वापस लैंड होने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, चारों में से। तो इसका सही जवाब बताइए आप। तो इसका सही जवाब है बी, राइज फ्रॉम द अर्थ। क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने के लिए रॉकेट को एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो एक बार वो उसके पुल से बाहर निकल गया तो जब लैंड करेगा मून के ऊपर तो उसका तो पुल उसको खींचेगा ना अपनी तरफ, तो उसको इतनी एनर्जी नहीं चाहिए। फिर जब मून से वापस निकलेगा तो उसका ग्रेविटेशनल पुल जो है उसको रोकेगा, बट मून का ग्रेविटेशनल पुल जो है 1/6 है अर्थ का, ये हम जानते हैं। तो क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल कम है तो उसको कम एनर्जी चाहिए, लेकिन अर्थ से बाहर निकलने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी, जब अर्थ के ऊपर वापस लैंड करेगा तो अर्थ का ग्रेविटी तो वैसे ही उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो कम एनर्जी चाहिए, राइट। तो इसका जवाब जो है अर्थ से राइज करने के लिए है। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट था। रॉकेट को प्रोपल्जन के लिए एनर्जी इसीलिए चाहिए होती है क्योंकि उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलना होता है, राइट। अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर इस सेट का, उसमें आपसे पूछा जा रहा है, अ सॉलिड पीस ऑफ आयरन, लोहे का एक पीस है, सिंक करता है वाटर में बट फ्लोट करता है मरकरी में। लोहे का एक टुकड़ा है जो सिंक कर जाता है, उसको पानी में डालेंगे तो सिंक कर जाएगा, मरकरी में डालेंगे तो फ्लोट करता रहेगा। तो वो बोल रहा है ऐसा किस वजह से होता है। तो पहला स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि आयरन की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है पानी और मरकरी से। आयरन डेंसिटी इज ग्रेटर देन वाटर एंड मरकरी, दोनों से ज्यादा है। दूसरी स्टेटमेंट है आयरन डेंसिटी इज ग्रेटर देन वाटर बट लेस देन मरकरी। द एवरेज डेंसिटी ऑफ बोथ वाटर एंड मरकरी इज मोर देन आयरन, और नन ऑफ द अबव। देखिए 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 3 तो नन ऑफ द अबव हटा दो। आयरन की डेंसिटी जो है ज्यादा है पानी से भी और मरकरी से भी, ये पहला स्टेटमेंट है। अब आप ये बताइए, एक आयरन का टुकड़ा है, यहां पे मान लीजिए वाटर है और यहां पे इस वाले कंटेनर में मरकरी है, ठीक है। अब आपने लोहे के टुकड़े को इधर डाला, इधर भी लोहे के टुकड़े को डाला, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है तभी वो डूब गया, पानी में वो फ्लोट नहीं कर पाया क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है।
और मरकरी में वो फ्लोट करता रहा क्योंकि उसकी डेंसिटी मरकरी से कम है। तो यही इसका सही जवाब है, बी इज द राइट आंसर। आयरन की जो डेंसिटी है इज ग्रेटर देन वाटर बट लेस देन मरकरी। आयरन जो है डेंसर है वाटर से, तो ये सिंक हो जाएगा। सो नो अमाउंट ऑफ बायोन्सी फोर्स विल बी सफिशिएंट टू बैलेंस द वेट ऑफ द आयरन पीस। हाउएवर मरकरी में जो है उसकी डेंसिटी जो है ज्यादा है आयरन से, सो द आयरन पीस विल फ्लोट इन मरकरी। सिंपल सा कंसेप्ट था, बट इस तरीके के सवाल जो होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं, उसमें आपको छोटा सा कंसेप्ट देखना पड़ता है क्या है, एंड देन यू विल बी थ्रू विद दैट क्वेश्चन। अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है डायलेटोमीटर। एक डिवाइस है जिसका नाम है डायलेटोमीटर। उस डिवाइस का नाम आपको दिया गया है डायलेटोमीटर का। वो जो डायलेटोमीटर है उसे यूज किया जाता है फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन डायमेंशन ऑफ द मटेरियल या थर्मल एनर्जी। ये आपसे पूछा जा रहा है। डायलेटोमीटर एक डिवाइस होता है जिसका यूज किस चीज में किया जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नापने के लिए करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को नापने के लिए करते हैं, डायमेंशन चेंज जो होती है एक मटेरियल में उसको देखने के लिए करते हैं, या थर्मल एनर्जी को नापने के लिए करते हैं। बताइए आप, डायलेटोमीटर का यूज किस चीज में किया जाता है? तो डायलेटोमीटर एक वो डिवाइस होता है जो चेक करता है, मीटर है वो एक तरीके का डायलेटोमीटर, जो चेक करता है डायमेंशन चेंज इन मटेरियल। मटेरियल जो है उसके अंदर कितनी डायमेंशन चेंज हो रही है, तो डायमेंशन चेंज इन मटेरियल को करता है। तो डायलेटोमीटर क्या है? एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है। ये देखिए, ये यहाँ पे उसका डायग्राम दिखाया गया है, फोटो बना हुआ है उसका। फॉर मेजरमेंट ऑफ द डायमेंशनल चेंज इन मटेरियल एज a function of temperature. तो डायलेटोमीटर कैन बी यूज टू टेस्ट अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल एंड एडवांस सिरामिक, पॉलीमर, इन सब चीजों को ये देखते हैं। जो ये सिरामिक होते हैं, ग्लासेस होते हैं, मेटल होते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं और घटाते हैं तो कितनी डायमेंशन जो है बदलती है उसकी, वो एक्सपैंड हो रहा है या वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये पता लगाने के लिए जो स्पेशल डिवाइस यूज किया जाता है उसको हम डायलेटोमीटर कहते हैं। अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर इस सेट का आपको नजर आ रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है। तो इसमें आपसे पूछा गया व्हाई डज वाटर राइज इन कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब जो होती है उसके अंदर पानी जो है राइज करता है, राइट? तो वो ऐसा किस लिए होता है? कैपिलरी एक्शन की बात की जा रही है। जो कैपिलरी एक्शन है, पानी जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, वो पानी की किस प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है? इलास्टिसिटी की वजह से हो रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है, विस्कोसिटी की वजह से हो रहा है, या इसकी डेंसिटी की वजह से हो रहा है? पानी जो है वो इलास्टिक होता है, उसकी डेंसिटी की वजह से है, विस्कोसिटी की वजह से है, या सरफेस टेंशन की वजह से? तो ये जो सवाल है एनसीईआरटी का सवाल है, सीधा सीधा सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। बताइए आप इसका सही जवाब क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा सरफेस टेंशन है। तो सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस टेंशन मेंटेन्स द इंटीग्रिटी ऑफ द सरफेस। मतलब जो लिक्विड जो है उसकी सरफेस को वो मेंटेन करने की कोशिश करेगी, सरफेस टेंशन। व्हेन द adhesion to the walls is greater than the cohesion force between liquid molecules, capillary action occurs। मतलब जो स्टिकी नेचर है वाटर का, ये भी दूसरा उसका प्रॉपर्टी होती है। हमने लास्ट जो सेट है, 1-2 सेट पहले हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था कि वाटर का जो है स्टिकी नेचर भी है। तो जो एडिशन होता है, कोई भी ऐसा लिक्विड जो वॉल्स के साथ चिपक रहा है, जैसे कि कोई भी टेस्ट ट्यूब है उसकी वॉल्स के साथ चिपक रहा है, अगर वो चिपकने की फोर्स ग्रेटर है देन द कोहेजन फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में भी चिपके होते हैं एक दूसरे के साथ, कोहेजन फोर्स उसके अंदर भी लगा हुआ है। अगर एडिशन फोर्स जो है वो ज्यादा है कोहेजन फोर्स से, तो कैपिलरी एक्शन हमको देखने को मिलता है। उसमें हमने उस सवाल में हमने ये बात डिस्कस की थी कि भाई कैपिलरी एक्शन जो है उसका जो लेवल है कहाँ तक ऊपर जाएगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो उसका जवाब था ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ डाउनवर्ड पुल कर रही है, लेकिन वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर की तरफ जाएगा वो क्या फैक्टर होगा? ग्रेविटी, जो उसको रोकेगा। तो जो वाटर एडिशन टू द वेसल वॉल कॉजेज एन अपवर्ड पुल ऑन द लिक्विड एट द एजेस कॉजिंग द मेनिस्कस टू टर्न अपवर्ड। तो वो उसकी वजह से कैपिलरी एक्शन में आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। सो ड्यू टू कोहेजन नेचर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, सरफेस टेंशन इज द फीचर ऑफ लिक्विड सरफेस दैट परमिट्स इट टू रेजिस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो ये जो सवाल था क्यों राइज करता है कैपिलरी ट्यूब में, यूपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है। ये देखिए वाटर है, ये कैपिलरी एक्शन आप देख रहे हैं, ये देखिए ऊपर चढ़ गया। मरकरी है, मरकरी में कैपिलरी एक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि उसके अंदर जो उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेजन है वो फोर्स ज़्यादा है एडिशन फोर्स से। तो ये कैपिलरी एक्शन मरकरी शो नहीं करता, वाटर शो करता है। ठीक है, अगला जो सवाल है वो यूपीएससी ने 2021 में पूछा है। इसमें आपसे पूछा गया था द टर्म ACE2। ये जो एक टर्म है ACE2,
ACE2 एक टर्म है, इसके बारे में इट्स टॉक अबाउट इन कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट, ये पूछा गया था किस बारे में ये ACE2 टर्म है जो इसमें बात की जाती है। तो ये पहला दिया गया है, जीन्स इंट्रोड्यूस्ड इन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, रेडियो कॉलर फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग एंड स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज। अब आप ये देखिए, ऑप्शंस देखिए आप, ACE2 के बारे में बात हो रही है, ऑप्शंस देखिए, क्या ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, या ये कोई सैटेलाइट है, या कोई वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग डिवाइस है, या वायरल डिजीज है, स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज है। तो देखिए करंट अफेयर्स से उठाया जाता है ये सवाल इस तरीके का। तो करंट अफेयर्स में जो भी एडवांस टेक्नोलॉजिकल टर्म्स यूज हो रही हैं वो जरूर से आपको पता होनी चाहिए। उन एडवांस टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में वो आपसे पूछ लेगा कि भैया क्या चीज़ है। यूपीएससी भी पूछ रहा है और स्टेट PCS का भी फेवरेट सवाल है ये। तो यूपीएससी के जितने भी एग्जाम है, CDS एग्जाम, वनडे जितने भी EPFO एग्जाम और बाकी के जितने भी और एग्जाम है, जो भी एजेंसीज इस तरीके के एग्जाम लेती है, वो सब जो है अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में इस तरीके के सवालों को जरूर डालती हैं। 2-3 सवाल आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो ACE2 क्या था? ये स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीजेस से एसोसिएटेड टर्म थी। तो ACE2 क्या है? प्ले अ क्रिटिकल रोल इन SARS-CoV-2 इन्फेक्शन कॉज्ड बाय COVID-19 एंड SARS-CoV-2 spike protein binds to ACE2 and probable functionally inhibits ACE2 to aggravate the underlying disease। तो ये कोविड का जो इन्फेक्शन था, जो वायरल का जो इन्फेक्शन था, उसके स्प्रेड से रिलेटेड टर्म थी। अगला जो सवाल है ये यूपीएससी में पहले पूछा गया सवाल है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो ये न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट जो वैक्सीन है, एक टाइप की वैक्सीन है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया में। तो पहला दिया है इन्होंने स्टेटमेंट, दीज वैक्सीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट न्यूमोनिया एज वेल एज मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस। तो न्यूमोनिया में भी इफेक्टिव है, मेनिंजाइटिस में भी और सेप्सिस में भी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन्स। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस, अगर हम इस वैक्सीन को लगाते हैं। दीज वैक्सीन्स हैव नो साइड इफेक्ट एंड कॉजेज नो एलर्जिक रिएक्शन, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं और एलर्जिक रिएक्शन नहीं होती है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो देखो करेक्ट आंसर इसमें से पूछा जा रहा है, तो एक चीज आप देख लीजिए, 3rd नंबर का जो स्टेटमेंट है कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और जो है कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होती है, तो भैया ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बनी आज तक। वैक्सीन का मतलब क्या होता है? वैक्सीन में आपको कई बार पढ़ा चुकी हूँ, वैक्सीन 2 तरीके की होती है, एक तो लाइव होती अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, या फिर एक तो मतलब लाइव वैक्सीन दी जाती है और एक उसका प्रोटीन पार्ट जो है वो दे दिया जाता है। तो किसी भी तरीके की आप वैक्सीन दो, वो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कर रही है, पहले प्राइमरी इन्फेक्शन करती है, तभी आपकी बॉडी एंटीबॉडीज डेवलप कर रही है, तो साइड इफेक्ट ना हो ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो गई। तो 3 तो बिल्कुल हो नहीं सकता, तो करेक्ट में 3 तो आएगा नहीं, तो ये दोनों तो रूल आउट हो गए। अब या तो एक करेक्ट है या एक या 2 करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? पहली स्टेटमेंट कहती है कि दीज वैक्सीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट न्यूमोनिया एज वेल एज मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस, सब पे इफेक्टिव है, हो सकता है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। अब ये कहता है डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, वो उसको रिड्यूस कर सकते हैं हम, उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंस कम हो सकती है अगर ये वैक्सीन लगा ली जाती है। तो ये दूसरी स्टेटमेंट है। तो ये जो है दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। जो न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस होते हैं वो प्रेवलेंट है, प्रिवेंटेड बाय न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, इसके अंदर ये सारे के सारे आ जाते हैं। न्यूमोनिया में भी हेल्प करती है, मेनिंजाइटिस में भी और सेप्सिस में भी। और जो इस तरीके के एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि रेजिस्टेंट हो गए हैं, तो उनकी डिपेंडेंस को कम कर देते हैं, क्योंकि पहले से अगर वैक्सीन लगा हुआ है तो अगर इन्फेक्शन होगा ही नहीं तो एंटीबायोटिक देने की जरूरत पड़ेगी नहीं, राइट। इट इज पॉसिबल टू लेसन रेजिलियंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर इनइफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंस माइक्रोऑर्गेनिज्म, एज अ रिजल्ट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 3 जो है वो इनकरेक्ट है, न्यूमोकोकल वैक्सीन दिया गया है। आखिरी सवाल जो है इस सेट का, उसमें आपसे पूछा जा रहा है, यूपीएससी में पूछा गया सवाल है पहले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ए नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। अगर आपको मच्छर भगाना है नेचुरली, तो मच्छर भगाने के लिए कौन सी चीज को हम नेचुरली यूज कर सकते हैं? कांग्रेस ग्रास को यूज कर सकते हैं, एलिफेंट ग्रास को यूज कर सकते हैं, लेमन ग्रास को यूज कर सकते हैं, और नट ग्रास को यूज कर सकते हैं। अब ये इतना सिंपल सवाल था, जिस किसी को भी थोड़ा भी इंटरेस्ट है ना प्लांट्स के बारे में, उसको ये सवाल आता होगा, थोड़ा भी इंटरेस्ट है। कांग्रेस ग्रास क्या होती है तो अगर आपको पता है, ये तो नहीं है बिल्कुल भी, कांग्रेस ग्रास तो हो नहीं सकता, ये तो वीड की तरह उगी रहती है हर जगह। एलिफेंट ग्रास है, लेमन ग्रास है, या नट ग्रास है। तो लेमन ग्रास जो होती है उसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी लेमन जैसा फ्लेवर आता है, स्मेल आती है,
तो ये जो है ये इसका राइट आंसर है सी, लेमन ग्रास। वो जो है लेमन ग्रास को हम बोलते हैं साइमोपोगोन सिट्रेटस, is a tall perennial fast growing grass with a tuft of lemon scent, leaves emerging from the annulate and sparsely branching rhizomes। तो ये जो लेमन ग्रास होती है ना, इसके अंदर ना बहुत अच्छी सी स्मेल आती रहती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है लेमन की, तो वो मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं आती और मच्छर भाग जाते हैं। ये देखिए, ये लेमन ग्रास का पौधा ऐसा आपको दिखाई देता है। दिस इज वेरी कॉमन प्लांट, लाइक यू कैन गो टू अ नर्सरी एंड यू कैन कीप दिस प्लांट एट योर प्लेस। लेमन ग्रास का चाय भी बनता है, लोग टी पीना पसंद करते हैं। सो दैट्स इट। ये जो थे इस सेट के 10 सवाल थे। आई होप आपको ये सवाल करके मजा आया होगा और आपकी काफी सारी लर्निंग हुई होगी। कुछ हमने पुराने सवाल लिए थे, कुछ हमने नए सवाल लिए थे। इसमें हमने कुछ इस तरीके के सवाल लिए थे कि जो आपको लग सकते हैं काफी डिफिकल्ट है, बट एक्चुअली आप अगर ऑप्शंस को पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि इस तरीके के सवाल भी डिफिकल्ट नहीं होते हैं। डिफिकल्टी सिर्फ और सिर्फ हमको साइकोलॉजिकली क्रिएट की जाती है। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।